नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया दिन मैंने आज बिताया है। दोस्तों, ओपन हैंड ग्रुप चंडीगढ़ का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। इसके पहले भी इस ग्रुप में मैंने अपने अनुभव कई बार साझा किए हैं दोस्तों, उसके लिए भी आभारी हूँ। और जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है, चैलेंजेस इन अर्ली रिकवरी, जिससे मैं खुद भी गुजरा हुआ हूँ, आज उस पर मुझे अपने अनुभव साझा करना है। सही में दोस्तों, आज भी जब वो शुरुआत का जो दौर था, वो जब याद आता है तो कितना मेरी परीक्षा की घड़ी थी, कितनी मुझे तकलीफें हुई। ये भगवान की कृपा से है कि मैं उन सबसे निकल पाया और एक अच्छी सोब्राइटी मुझे इस प्रोग्राम और ईश्वर की बदौलत मिली। तो सब दोस्तों आज फिर से याद आता है, फिर से ताजा हो जाता है। मेरे जैसे शराबी के लिए, जिसका शराब से एक पल भी दूर रहना बहुत ही कठिन काम था, ये इस फेलोशिप का ही चमत्कार है दोस्तों कि मैं कैसे इस मीटिंग में आने के बाद एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होते चले गया। इतनी भयानक गुलामी से मैं आजाद होते चले गया और पता भी नहीं चला। एक प्रोग्राम के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि हर अल्कोहलिक इसमें सफल हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। किसी भी प्रकार की बंदिशें इस प्रोग्राम में सफल होने के लिए नहीं है। हर अल्कोहलिक जो भी अपने आप को शराब से दूर करना चाहता है, अगर वो ईमानदार है, ओपन माइंड है, वो सुनने के लिए तैयार है, अपना मन खुला करने के लिए तैयार है और उसके अंदर में विलिंगनेस है, इच्छुकता, मन की तैयारी, तो 100% दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सोबर होने से नहीं रोक सकती। चाहे मेरी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियों में मैं घिरा हुआ हूँ, यदि मैं सोबर रहना चाहता हूँ और सोबर रहने के लिए सब कुछ मैं करना चाहता हूँ, किसी भी लेंथ तक, गोइंग टू एनी लेंथ, तो बिल्कुल दोस्तों ये में हमको ये सोबराइटी मिलती ही मिलती है। बस जो तकलीफें होती है उनको सहन करके इस प्रोग्राम की बदौलत दोस्तों ईमानदारी से उस पर काम करके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। जब मैं ए में आया दोस्तों, मेरे अल्कोहलिक दोस्त ने ही मुझे ए का मैसेज दिया था और वो मेरी सबसे बड़ी पहली उम्मीद की किरण थी कि जो दोस्त हम साथ में ही शराब पिया करते थे, एक ही एरिया में रहते थे, एक जैसा दोनों का शराबीपन था, मेरी भी खराब हालत हो चुकी थी, उसकी भी खराब हालत हो चुकी थी, बल्कि वो शादीशुदा था, मेरी शादी होने की थी। तो 2 महीने से वो मुझे दिखा नहीं और 2 महीने के बाद में जब दिखा, थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था और उस दोस्त ने मुझे बताया कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ और अभी मेरी शराब बंद है, और मुझे भी उसने मीटिंग में चलने का ऑफर दिया। मगर शुरुआत में दोस्तों मैं उसको ना ही कहा, मैंने डिनाइल में ही रहा। एकदम से मैं इस मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं हुआ, डिजीज ऑफ डिनाइल। और दूसरी बात, भरोसे की कमी। एक अल्कोहलिक आखिरी दिनों में ऐसी होपलेस कंडीशन को पहुंच जाता है कि दुनिया तो उसका भरोसा छोड़ ही देती है कि ये आदमी कभी दारू से दूर हो सकता है, लेकिन वो शराबी भी अपने आप पे भरोसा छोड़ देता है।
क्योंकि स्थिति ही ऐसी होती है कि होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। कई सारी कोशिशें एक शराबी करके आ चुका होता है, और इसीलिए जब सारे प्रयास ही असफल हो गए तो अपने आप पे भी भरोसा उठ जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में आखिरी दिनों में जो बर्बादियां मैंने देखी, मरते मरते क्या बचना, शरीर खराब, मानसिकता खराब, सामाजिक बहिष्कार, पैसों की तंगी, न जाने क्या क्या। और इसीलिए जब मैं मन से थोड़ा तैयार हुआ कि नहीं यार अब शराब बंद करना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज काम में नहीं आ रही। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां जा रहा हूँ, दारू बंद करना है। नशे से दूर रहने के लिए वो मुझे अलग अलग प्रकार के सेडेटिव्स दे रहे, वो लेने के बाद में भी मैं शराब पी रहा हूँ। एक सरकारी अस्पताल के साइकेट्रिक ने तो मुझे भगा दिया था। बाद में वो ए में आने के बाद में एक प्रोग्राम में फिर उनसे मुलाकात हुई, उनके सामने में मैंने शेयर भी किया था कि उन्होंने कैसे मुझे भगा दिया था। तो मेरा सवाल यही होता था कि मैं दारू बंद करना चाहता हूँ, और वो बोलते थे कि तू फिर पी के आ गया और इसके बाद आना नहीं। तो ना मेडिकल साइंस मेरी मदद कर रहा था, ना साइकेट्रिक्स मेरी मदद कर रहे थे, और जादू टोना आवा बावा के चक्कर में तो मैं कभी पड़ा ही नहीं। एक तो पहले ही नास्तिक इंसान था, तो ना भगवान को मानता था, ना कभी प्रार्थनाओं पे विश्वास था, ना बाबाओं पे भरोसा था। तो अपने विल पावर को भी मैंने काफी कराकर देख लिया था। बहुत ही मुश्किल से कंडीशनल, बीच बीच में कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए मैं दारू से दूर हो जाता था, वो भी कंडीशनल। जैसा पैसों का जुगाड़ ही नहीं हुआ तो उस दिन ड्राई ही रहना पड़ेगा। एक दिन पहले बहुत ज्यादा शराब हो गई, बिस्तर से सवेरे उठने की ताकत ही नहीं है, चल ही नहीं पा रहे। ऐसी परिस्थितियों में फिर कहीं तो भी शराब की दूरी आ जाती थी। कभी कोई हादसा हो गया, कई बार मैं ब्लैकआउट में जाता था, गिरता था, मुंह फूट जाता था, तो फिर रुमाल बांध के घर में पड़े रहो। और मेरे 15 साल के शराबी जीवन में सबसे लंबी दारू की जो दूरी थी 11 महीने की, वो थी 2003 की, जब दोस्तों मेरी हालत पूरी खराब हो गई थी। मार्च अप्रैल की धूप थी, मुंह से भी पानी निकल रहा है, पीछे से भी पानी निकल रहा है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, हड्डियों का ढांचा बनते जा रहा है। और जब ट्रीटमेंट किया तो पता चला सरकारी अस्पताल में कि टीबी हो गई। बड़ी ही खराब परिस्थितियां थी। एक पांव से हल्का सा लंगड़ापन आया था, चलना भी नहीं हो पाता था। तो गया था पांव का ही इलाज करने, तो पांव का इलाज तो नहीं हुआ। बाद में सोनोग्राफी वगैरह में पता चला कि टीबी हो गई। तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि बोले पांव वाव का बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप इसका इलाज करो। तो मैं 5 महीने में बेड रिडन रहा, चल ही नहीं सकता था, बिल्कुल कमजोर था। फिर जैसे तैसे इलाज होके थोड़ा रिकवर हुआ, तो बाद के 5-6 महीने मुझे बैसाखियां लग गई। बैसाखियों से चलना मैंने सीखा। तो वही एक कंडीशनल जो दूरी थी वो मुझे 11 महीने की मिली। मगर 11 महीने के बाद जैसे ही मैं ठीक हुआ, अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब सामने में आई और मैं कमिटेड था कि नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, अभी यहाँ से एक नई जिंदगी चालू करूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था उस वक्त कि शराब एक कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज है। कनिंग, चतुर, चालाक, बैफलिंग, भ्रम में डालने वाली, और पावरफुल, शक्तिशाली बीमारी है। मैं अभी मरण शैया से उठने वाला इंसान, जिसने खुद कमिट किया था कि नहीं अब इसके बाद शराब नहीं पिएंगे, जब 11 महीने के बाद में फिर शराब सामने में आई
तो नहीं नहीं कहते कहते मैंने उसको फिर ले लिया। फिर वही पुरानी सोच, पहले जैसी नहीं पीऊंगा, कभी कभार पीऊंगा, थोड़ी सी ही पीऊंगा, ब्रांड बदल देंगे। वो फलाना ब्रांड पीते थे ना, तो उसकी वजह से हुआ ये, अब अपन दूसरा ब्रांड ले। तो इस तरीके से ये जो शराब है, ये कब मेरे पे पलटवार कर देंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं ए में नहीं था और इसलिए मुझे ये सारी चीजें मालूम नहीं थी। दोबारा जिंदगी में शराब आने के बाद कहीं तो भी दोस्तों फिर मेरे हालात और बद से बदतर, हाथ पांव कांपना, चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, जिसको इस लॉकडाउन में ही मैंने एक मुंबई के ओल्ड टाइमर है उनके मुंह से सुना, रम फिट उसको कहा जाता है। जैसा किसी मिर्गी के पेशेंट को अचानक झटका आता है, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, तो उस तरीके से। लेकिन वो मिर्गी वगैरह नहीं होती, ये शराब के ही विड्रॉल्स होते हैं। और ए में ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जिनको अल्कोहलिज्म के दौरान ऐसे कुछ अनुभव कभी कभार आए हैं, मैंने भी वो लिए। मगर वो इतने खतरनाक होते हैं कि हमारी जान भी जा सकती है। तो अल्कोहलिज्म में मैंने ए में आने के पहले ऐसे अनुभव 4-5 बार लिए, जिसकी वजह से तो और मैं दहशत में था। बाकी की परिस्थितियां तो और पूरी खराब हो चुकी थी, बस मरने की राह देखना था। एक जो आखिरी में हम एक द्वंद में फंस जाते, साफ साफ दिखता है कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना तय है, और दूसरा डर कि नहीं पीऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। बगैर शराब पिए नींद नहीं आ रही, बगैर शराब पिए सोच नहीं पा रहा, बगैर शराब पिए कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा। तो आखिरकार शराब ही इलाज था। तो ये जो बोलते हैं ए में पहले कदम में लिखा है 12 कदम 12 परंपराओं की, कि जब तक मेरे जैसा अल्कोहलिक अपना बॉटम हिट नहीं करता, तब तक दोस्तों उसका सरेंडर मन से आना मुश्किल है। हमारी अर्ली रिकवरी में जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो यही है कि हमारा सरेंडर कितना हुआ है, कितना हमने स्वीकार किया है, एडमिट किया है कि मैं शराब के मामले में पावरलेस हूं और मेरा जीवन अनमैनेजेबल हो चुका है। ये मेरी सात्विकता की बुनियाद है, मेरी सोबराइटी की बुनियाद है दोस्तों। इसके बगैर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इसीलिए बोला जाता है कि कितना आपने अपने बॉटम को छुआ है। बॉटम को छूने का मतलब एक ऐसी स्थिति कि जिसमें मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि यार बस हो गया, जितनी गिरावट होनी बाकी थी, जितनी बर्बादी होनी बाकी थी, हो चुकी। अपने तल को छू लेना। अब इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि आगे वाले की कितनी बर्बादियां हुई। इस तुलना में मेरे जैसा शराबी हमेशा पड़ता है, इतना तो नहीं है बॉस अपना, बाकी के लोगों के जैसा तो नहीं है। लोगों की थी बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, लोगों की तो नौकरी आ गई, लोगों के तो कर्जे हो गए, एक्सीडेंट हो गए, अपना कुछ नहीं गया बॉस। तो यदि मैंने अपनी बर्बादी कबूल नहीं की है, अपना बॉटम कहीं तो भी फिक्स नहीं किया है, तो ये सोच मुझे फिर शराब की तरफ लेके जाने वाली है। मैं शराब के मामले में 100% सरेंडर नहीं कर रहा हूं कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, मैं पीने की लायकी खो चुका हूं, थोड़ो सी पी के मैं रह नहीं सकता, अपनी बदौलत में शराब से दूर नहीं रह सकता। ये जब तक मैं कबूल नहीं करता तो ए का प्रोग्राम शुरू हो ही नहीं सकता। किसी ने अगर जबरदस्ती ए की मीटिंग में ला भी लिया, या फिर मैंने चलो क्या होता है ए में ये जानने के लिए भी अगर मैं आ भी गया, तो भी अगर मेरा सरेंडर ही नहीं है, मेरे अंदर में विलिंगनेस ही नहीं है, मन की मेरी तैयारी ही नहीं है, या मेरी इच्छा ही नहीं है शराब से दूर रहने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती। और दोस्तों
मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो अल्कोहलिज्म था वो रॉक बॉटम था। मैंने बर्बादियों के वो सारे तल छू लिए थे, ऐसा मुझे लगता है। ए ने बड़ा साफ लिखा है पहले कदम में, पहले चैप्टर में, कि हम अपना बॉटम हमको तय करना है। लोगों की कितनी बर्बादी हुई उसका विचार करने की बजाय मेरे जितनी भी बर्बादी हुई होंगी उतना मेरे लिए काफी है। आज सौभाग्यवश अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसे कई लोग आ रहे हैं, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, कि जिनकी बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं हुई है, मगर उन्होंने इस बीमारी का जो एक पार्ट है प्रोग्रेसिव डिजीज का, कि ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है, इसलिए जहां हो वहां रुक जाओ। यदि मैं जितनी भी मेरी आज बर्बादी हुई है, चाहे दूसरों से ज्यादा नहीं हुई हो, लेकिन मैं आज रुक जाता हूँ, मान लेता हूँ कि नहीं यार, नहीं रुका तो हो सकता है कि जैसी बाकी लोगों की जिंदगी में बर्बादियां हुई है मेरी भी हो सकती है। तो हम अगर रुक जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, बॉटम फिक्स कर लेते हैं, तो एक के प्रोग्राम में सफल होने को हमको तकलीफ नहीं जाती। तो जैसा मैंने बताया कि मैं अपने आप को एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक मानता हूँ, और इसीलिए जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे मेरे दोस्त ने दिया, एक डिनायल पार्ट तो रहता ही है, और वो डिनायल मैंने बताया कि भरोसे की कमी की वजह से था। ऐसा होता है क्या? मीटिंग में जाने से क्या दारू बंद होंगी क्या? ये चीजें मन में रहती है। लेकिन मैं उस आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाया कि जो मेरे दोस्त के अंदर जो चेंज हुआ था उसकी वजह से जो पैदा हुआ था। अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, प्रमोशन का नहीं। तो मेरा दोस्त मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि ये तेरे ही जैसा शराबी ये दारू से दूर हो सकता है, तो तू क्यों नहीं हो सकता, जाके तो देख ले। और दोस्तों, मैं उस दोस्त के साथ में एक ही मीटिंग में आने के लिए तैयार हुआ। मेरा एक ही मीटिंग में आने का मतलब ही था दोस्तों कि मेरे में थोड़ी सी विलिंगनेस थी कि नहीं यार, मैं शराब से दूर होना चाहता हूँ। और दोस्तों, पहली ही मीटिंग करने के बाद में वो जो मेरी विलिंगनेस थी वो और मजबूत हो गई, जब मैंने और भी बाकी लोगों को यहाँ देखा कि यार ये भी शराब से दूर है, ये भी मेरे ही जैसे है। और 101 अनुभव जो मेरी सोच थी, जो लगभग हर अल्कोहलिक की होती है, कि उसके जैसा तो किसी का शराबीपन है ही नहीं, उसके जैसी तो बर्बादियां किसी ने की ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे खराब और सबसे बर्बाद आदमी हूँ। तुमको क्या मालूम बॉस मेरी क्या परिस्थितियां हैं। ये दोस्तों, जब एक ही मीटिंग में मैंने और लोगों के अनुभव सुने, तो मैंने देखा कि मेरे से भी बड़ी खराब हालत में लोग आए हुए हैं। मैं तो 2 पांव पे चल के आया। जब मैं पहली मीटिंग की, मैं दारू से दूर था 4-5 दिनों से। मेरी सोच अच्छी थी, मैं सुन सकता था, सोच सकता था। यहाँ मैंने कई लोगों को तो बगल में 2 हाथ पकड़कर लाते हुए देखा, बड़ी ही खराब परिस्थितियों में। मेरी कम से कम घर के ऊपर में, सर के ऊपर में छत थी, माँ बाप थे, शादी नहीं हुई थी लेकिन परिवार था। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इतनी खराब परिस्थितियों में आके देखा था। तो मेरा ये जो लोनलीनेस था, अकेलापन था, या आत्मदया की जो भावना थी कि मैं बेचारा, मेरे से तो कोई बुरी हालत में आया ही नहीं, उसकी तो मेरे जैसी किसी की तकलीफ ही नहीं है, ये एक ही मीटिंग में आने के बाद और लोगों के अनुभव सुनने से धीरे धीरे कम होते चले गए। दोस्तों, शराब बंद करने की जो इच्छा है वो हर शराबी में होनी चाहिए, मगर सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलता। उस इच्छा के साथ में कहीं तो भी जब तक मेरी विलिंगनेस मेरे अंदर में नहीं है, मन की तैयारी, मैं घर में पड़ा हूँ और इच्छा कर रहा हूँ, नहीं मैं तो बंद करना चाहता हूँ बॉस, दारू छोड़ना चाहता हूँ मैं, मेरी इच्छा है, तो घर में बैठे बैठे दारू की दूरी नहीं मिलने वाली। मन की तैयारी, विलिंगनेस वो चीज है कि जब मैं अपनी इच्छा के साथ में कुछ ठोस काम करता हूँ। तो जब एक ही मीटिंग का मैसेज मिला है तो मुझे घर से निकल के एक ही मीटिंग में आना पड़ता है।
जो एक ही मीटिंग में मैं सुन रहा हूँ वो गौर से सुनना पड़ता है, ओपन माइंड से, और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना पड़ता है। तो यदि मेरी इच्छा है शराब से दूर रहने की, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, मन की तैयारी नहीं है कि मैं दारू से दूर रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो बताया जाएगा वो करूंगा, तो मुझे शराब की दूरी मिलने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल डेज में शुरुआती जो चैलेंज है मेरी रिकवरी का, वो जुड़ा है दोस्तों मेरे एडमिशन से। कितना मैं सरेंडर हुआ हूं, कितना मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ, जो यहाँ बता रहे हैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी वो है। मैं अपने आप को अल्कोहलिक मानता हूं क्योंकि वो लक्षण मैं अपने अंदर में पा रहा हूं। ये अगर एडमिशन मेरा नहीं आता है, मेरी बर्बादी हो चुकी है, इस बात को मैं कबूल नहीं करता, तो मैं एक ही मीटिंग में आने के बाद में भी बार बार दारू पी सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दर्जनों उदाहरण हम देखते हैं, एक ही मीटिंग में भी आ रहे और बार बार शराब की तरफ में भी जा रहे। बहाने आप हजार गिनाओ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसका एक ही कारण बताती है। मेरे जैसे शराबी के पास हजारों बहाने हैं शराब के। कोई बोलता है 32,000 कारण है, और एक ओल्ड टाइमर बोलते थे कि एक शराबी के सर पे जितने बाल है ना, उतने उसके पास बहाने हैं। लेकिन ए ने मुझे साफ तौर पे बताया कि मेरी किसी भी समस्या का समाधान जो है, इलाज जो है, वो शराब नहीं है। मैं अपने आप को अल्कोहलिक मानूं कि ये मेरे मन और शरीर की गरज बन चुकी है। जब समस्याएं नहीं रहती है तब भी मैं शराब पीने जाता हूँ। मैंने गम में भी शराब पी है, मैंने खुशी में भी शराब पी है, मैंने तीनों मौसम में शराब पी है, ठंडी में, सर्दी में, बारिश में। तो अलग अलग कारणों से मेरे मन में शराब का विचार पैदा होता है, और एक बार मन में पीने का विचार आ गया तो ऐसा जुनून पैदा हो जाता है कि मेरे जैसा शराबी शराब पी के ही दम लेता है। तो आज मैं ए में आने के बाद में क्या इस बात को कबूल करता हूँ कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, और दूसरी बात कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता। जरा सी भी कंची इस बात में अगर हमने मारी, 100% ये चीजें अगर मेरे दिमाग में नहीं चल रही है, तो मैं ए में भी आता रहूंगा और बार बार अलग अलग बहाने करके, अलग अलग कारण गिना के शराब की तरफ में जाते रहूंगा। हो सकता है कि एक दिन ऐसी स्थिति आए कि जब मुझे लगे कि यार ए में जाके भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या ए में जाना, तो फिर ए तो मेरे लिए अंतिम रास्ता है। अब इसको भी मैंने बंद कर दिया तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अकाली मौत और पागलपन। पी पी के मेरे जैसा अल्कोहलिक या तो इंसेन हो जाता है, इंसेनिटी, पागलपन, और दूसरा है कैजुअल डेथ, अकाली मौत। लेकिन यदि हम सरेंडर करते हैं, पहले कदम पे एडमिट करते हैं कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरी जिंदगी अस्त-व्यस्त हो चुकी है, मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता और मेरी स्थिति को भी ठीक नहीं कर सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो एक ऐसी संस्था है, ऐसी मेरी वो हायर पावर है कि अगर मैं यहाँ आते रहूंगा तो मेरी शराब से दूरी मुझे मिल सकती है। कई शुरुआती दिनों में बहुत लोगों की जो तकलीफ होती है वो ये विचारधारा वाली भी होती है। ए में आस्तिक भी आते हैं, ए में नास्तिक भी आते हैं, ए में अज्ञेयवादी भी आते हैं। मैं भी एक नास्तिक था, लेकिन मैं आज आभारी हूँ भगवान का कि मैंने ए में आने के बाद में बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं किया। अनगिनत लोगों को मैंने इन्हीं चीजों में उलझते हुए देखा। कहा भगवान है क्या, ये गॉड गॉड लगा रहे हैं, और क्या, और अपन इन चीजों को मानते नहीं बॉस। तो इन चीजों को समझे बगैर कई नए जो लोग हैं, या फिर अलग विचारों की वजह से कि कहीं हमारा धर्म परिवर्तन तो नहीं कर देंगे। अब मैक्सिमम जो पुराने जो ग्रुप्स है वो चर्चेस के आसपास ही या चर्च ने दी गई जगहों के आसपास ही होते थे, आज भी बहुत सारे हैं। तो कोई नया मेंबर आता है, खासतौर पे इंडिया में, तो एक तो वो पूर्वाग्रह लेकर आता है, तो अलग मानसिकता होती है, तो डरा हुआ भी होता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है कि भाई हमारा धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लेंगे,
ईश्वर ईश्वर चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं जरूर एक नास्तिक था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मेरा अल्कोहलिज्म। मैं हर हाल में पहले शराब से दूर रहना चाहता था। और वो जो बोलते हैं कि कई बार हम मजबूरी में ये काम करते हैं, मजबूरी में स्टेप्स लेते हैं, तो ए को अपनाना भी मेरे लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इसीलिए जिस तरीके से मेरा अल्कोहलिज्म था, ए में आने के बाद में मैंने इन चीजों के लिए अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाया नहीं। ओपन माइंड से जो अल्कोहलिज्म नहीं मार मार के थोड़ा ओपन माइंड कर दिया था, नहीं तो मैं तो इतना टेटर था, इतना ईगोइस्टिक था कि मैं किसी की सुनता ही नहीं था। और ईश्वर और भगवान के नाम से तो बिल्कुल डिबेट करता था लोगों से। लेकिन थैंक्स गॉड कि ए में आने के बाद में मैं बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाया नहीं, ज्यादा उलझा नहीं। यहाँ जो मुझे बोला गया, बहुत सारी चीजें तुमको नहीं पटेंगी, मगर आते रहो, सुनो, गौर से सुनो, तुमको जो लगता है काम का वो लो, और जो नहीं लगता वो छोड़ दो। कैसे धीरे धीरे ये सारी संकल्पनाएं मेरी क्लियर होती चली गई। हायर पावर क्या है, मेरी समझ का ईश्वर क्या है। तो दोस्तों आज मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए ने भी मुझे लिबर्टी दी है कि चाहे मैं गुड को मानूं या गॉड को मानूं। गॉड हैज वी अंडरस्टूड। और सबसे पहले हायर पावर की कंसेप्ट स्वीकार करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं गई। ओल्ड टाइमरों ने साफ तौर पे बताया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी हमारे लिए एक हायर पावर है, उच्च शक्ति। और मैं उसको अनुभव कर रहा था कि मेरे ही जैसा शराबी, मैं 2400 घंटे पहले दारू के विचारों में रहता था। सुबह शाम मेरे पांव दारू के अड्डों की तरफ जाते थे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि मेरे जो कदम दारू के अड्डे की तरफ जाते थे वो एक ही मीटिंग की तरफ में जाने लगे। परिस्थितियां तो वैसी ही खराब थी। शुरुआत में शादी नहीं हुई थी, मेरे बराबरी के सब दोस्तों की शादियां हो गई थी, बाल बच्चे भी हो गए थे, सेटल हो गए थे, अच्छे व्यवसाय में गया था। मेरा व्यवसाय पूरा जीरो हो गया था, जीरो। आर्थिक परिस्थिति बड़ी खराब थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे, उनकी नौकरी चली गई थी, वो बीमार रहा करते थे, तो पहले ही घर की परिस्थितियां खराब थी। तो मेरे शराबीपन की वजह से और ज्यादा खराब हो गई। सोशल बॉयकॉट, बहिष्कार झेल रहा था। एक जमाने में अच्छा नाम मान सम्मान पाने वाला मैं, लोगों से घिरा रहने वाला, मेरे अपने करतूतों की वजह से एक एक करके सारे दोस्त दूर हो गए। पड़ोसी, रिश्तेदार, एरिया के लोग, सबने मेरा बॉयकॉट कर दिया। और आखिरी दिनों में मैं और मेरी शराब, यही मेरा बचा था। तो परिस्थितियां तो ए में आने के बाद में भी खराब थी, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों पीने के विचार नहीं आ रहे थे। 2-3 महीने का ही मैं सोबर था, तो एक रिश्तेदार की वजह से मेरी एंगेजमेंट कहीं तो भी जुड़ गई। और उस मारे खुशी एंगेजमेंट की सारी खबर देके मैं घर में पहुंचा, और घर के लोगों ने शाम को बताया कि बोले वो एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दिए। तो मैं तो ऐसा खड़े खड़े कांपने लग गया था कि यार, एक तो पहले बेवड़ा बदनाम, अब सारी एंगेजमेंट हुई थी वो भी टूट गई, तो कितनी और बदनामी होगी। जिस लड़की की एंगेजमेंट टूटी वो नहीं उतना चिंता कर रही होंगी, लेकिन एक मेरे बेवड़े का कैसा झूठा अभिमान रहता है। तो मैं अपनी बदनामी की फिक्र कर रहा हूँ। लेकिन चाहे कितनी भी खराब वो परिस्थिति थी, ये ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप का चमत्कार है कि दारू का विचार नहीं आया। वैसी परिस्थिति में भी मैंने शाम को मीटिंग की, और वहां एक ओल्ड टाइमर ने भगवान की आवाज कही, बोले अपनी सोबरिटी पे फोकस करो। बोले अगर सोबर रहोगे तो सब मिलने वाला है। और आज दोस्तों कितनी सही बात साबित हुई। पेशेंस, धीरे चलो, गड़बड़ मत करो। भौतिक तरक्की के पीछे में या और जो भी मेरी मनोकामना है उनके पीछे में अगर मैं बहुत ज्यादा तेज दौड़ता हूँ तो मैं गलत फैसले ले सकता हूँ। और कई लोगों को मैंने देखा कि इनिशियल सोबराइटी में शादी का ऑफर आया, शादी कर लिए, जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए, बीवी छोड़कर भाग गई, यानी, और फिर बीवी गई, या फिर तू मैं हो रही है तो फिर शराब पी ले। कई लोग इजी मनी के चक्कर में दारू से तो दूर हो गए बॉस, अब जो गया है उसको हासिल करना है, तो कम समय में और कम लागत में और बगैर मेहनत के अगर पैसा कमाना है तो
बगैर 2 नंबर के काम या गलत धंधे करके तो मिलने वाले नहीं है। तो कोई सट्टे में फंस रहा है, कोई जुए में फंस रहा है, कोई लैटरी में फंस रहा है, कोई और प्रकार के 2 नंबर के कामों में फंस रहा है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में। एक ही सोब्राइटी हमको कॉन्फिडेंस देती है और हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर देते हैं। तो घर वाली भी है तो बाहर वाली भी। कई लोग सेक्स की वजह से शराब की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनिशियल डेज में मेरे पहले आए हुए लोगों ने जो मुझे सिखाया कि बहुत ज्यादा तेज चलो मत, बहुत ज्यादा उड़ो मत, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, ये कब पलटवार करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए ये प्रोग्राम 1 डे एट ए टाइम का है, आज के एक दिन का। आज के एक दिन मुझे उन सारी चीजों के मामले में अलर्ट रहना पड़ता है कि जो मेरी सोब्राइटी को हानि पहुंचा सकते हैं। मैं एक अल्कोहलिक हूं और अल्कोहलिज्म नाम की ऐसी बीमारी से ग्रसित हूं कि जिसने मेरे शरीर पे भी वार किया है, मेरे मन पे भी वार किया है, मेरी आत्मा यानी मेरी पर्सनैलिटी पे भी वार किया है और मेरी भावनाओं पे भी वार किया है। मैं एक इमोशनली सिक पर्सनैलिटी का इंसान हूं। भावनात्मक रूप से कमजोर वो तो है, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूं। मेरी भावनाएं विकृत हो चुकी है। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना मुझे नहीं आता। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि शराब की दूरी से उछलो मत। शराब की दूरी के बाद में नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। दारू के मामले में संयम आ गया है, आज दारू को तुम ना बोल सकते हो, लेकिन अपनी भावनात्मक संयमता का क्या है? भावनाओं के मामले में स्थिरता आई कि नहीं आई है? आज भी अगर मैं खुश हो गया तो सब कुछ लुटा देता हूँ और जरा सी भी परेशानी है तो रोने लग जाता हूँ। तो इनिशियल डेज में मेरे सबसे बड़ी जो दुश्मन है मेरी सोब्राइटी की, वो मेरी भावनात्मक अस्थिरता है। यदि मैं अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पा रहा हूँ तो मेरे जो अलग अलग इमोशंस हैं वो मेरी कभी भी घात कर सकते हैं, कभी भी मेरी विकेट ले सकते हैं। तो इसीलिए जो ओल्टाइमर्स कहते हैं इनिशियल डेज में कि थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा संयम रखो। अगर मेरी जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो सकती है और यदि मैं सोबर रहूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, पेशेंस रखूंगा, ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीने की कोशिश करूंगा, अपनी मनमानी नहीं करने की। तो ये आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि मेरे पहले आए हुए लोगों ने जो मार्गदर्शन किया और उनके हिसाब से जब मैंने चलने की कोशिश की, बहुत ही खराब दिन मैंने भी बिताए। ए में आने के बाद में भी कई साल तक मेरी आर्थिक परिस्थिति बड़ी खराब रही, क्योंकि मैं अपने धंधे का गुडविल पूरा खराब कर चुके आया था। धंधे की स्थिति बड़ी खराब थी, लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आर्थिक स्थिति के मामले में ए में आने के बाद में भी दोस्तों काफी समय तक मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने आप को दोस्तों ए में झोंक दिया था। ये और एक तरीका है इनिशियल डेज में कि आप अपने आप को ए में झोंक दो। यदि मैं अपनी सोब्राइटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ तो दोस्तों मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई चारा नहीं है कि मैं बाकी की समस्याओं से ध्यान हटा के अपना पूरा ध्यान पहले ए पे लगाऊं, ए के प्रोग्राम को समझने और उसको प्रैक्टिस करने में लगाऊं। ए में अगर सेवा का मौका मिल रहा है तो मैं पहली फुर्सत में उसको लपकूं। आज हम देखते हैं कि महीना, 2 महीना, 3 महीने में ही कोई ए की सेवा में जुड़ जाता है और उसका साल कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। मैं भी एक भाग्यशाली इंसान हूँ ऐसा कि बहुत जल्दी मुझे ए की सेवा में आने का मौका मिला। एक होम ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था 2-3 महीने में ही। वहां मुझे बगैर इलेक्शन की चेयरमैनशिप मिल गई और एक जिम्मेदारी मिल गई कि भाई शुक्रवार रविवार 2 दिन होते थे, 2 दिन जाकर मुझे अपनी मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो कैसे हफ्ता निकल जाता था उस जिम्मेदारी में, फिजिकल मीटिंग्स में, पता भी नहीं चलता था। और देखते देखते तमाम परेशानियों में, मुश्किल हालातों में कैसे 1 साल मैंने पूरा किया मुझे भी पता नहीं चला। तो दोस्तों ये हमको तय करना है। मुझे ये समझना पड़ता है कि मैं एक बहुत ही भयानक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ और अल्कोहलिज्म हैज ए टेंडेंसी टू रिलैप्स, यानी अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है कि उसकी टेंडेंसी है रिलैप्स वाली। तो मुझे तो रोज सतर्क रहना पड़ता है और खास तौर पे इनिशियल डेज में, क्योंकि ये जो इनिशियल डेज है ये ऐसी बुनियाद को तैयार करते हैं
कि उस बुनियाद को अगर मैंने मजबूत कर दिया तो भविष्य में मुझे फिर ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। इसीलिए दोस्तों शुरू में जो पहले के 3 कदम है वो बहुत मायने रखते हैं। 3 पर्टिनेंट आइडियाज जिसको बोला गया है, कदम नंबर 1, 2 और 3, ये 3 कदम ऐसे हैं दोस्तों कि जो हमारे फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत करने वाले कदम है। और इनिशियल डेज की रिकवरी में इन 3 कदमों पे ही हमको ज्यादातर फोकस करना पड़ता है कि भाई शराब के मामले में हम पावरलेस है, हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, हमारे जीवन को हम मैनेज नहीं कर सकते, अपनी बदौलत हम शराब से दूर नहीं रह सकते, और हमसे भी कोई पावरफुल ताकत है, वही हमको इन चीजों से दूर कर सकती है, हमारा जीवन भी अच्छा कर सकती है। तो शुरू में ये तीनों कदम ने दोस्तों मेरी सोब्राइटी की राह आसान की, क्योंकि लोगों के ताने सुनता था, कई बार निराश हो जाता था कि यार अपने हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। ए में आने के बाद में भी शादी की कोशिशें चलती थी, तो अल्कोहलिज्म में तो रिजेक्ट हो ही जाता था मैं, ए में आने के बाद में भी रिजेक्शन था, उसका भी डर लगा रहता था, साला शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये तीसरे कदम ने मुझे ऐसा मजबूत किया, आखिर मुझे मजबूरी में ही लेना पड़ा कि जब मैं जो चीजें अपनी बदौलत नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरे पास में कोई चारा ही नहीं बचता है कि अपना मन और जीवन उस ईश्वर के हवाले सौंप दूं। तो मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, यदि वो मैं अपनी बदौलत ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे पास में दूसरी तीसरी कोई बात ही नहीं बचती कि तीसरे कदम के तहत अपनी सारी समस्याएं अपनी समझ के ईश्वर को, या अगर मैं ईश्वर को नहीं मानता तो जो भी मेरी समझ की हायर पावर है उसको मैं सौंप दूं। यही मेरी एक सोब्राइटी को शुरुआती दिनों में बड़े बड़े झटकों से बचाने का काम करता है। आज दोस्तों थर्ड जो स्टेप है मेरे लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की काम करती है, कि जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं, यानी कहीं स्पीड ब्रेकर आते हैं, कहीं गड्ढा आता है, तो हमारी कमर को झटका नहीं गिरता और हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती। वो जो शॉक एब्जॉर्बर रहता है वो पूरे जो झटकों को सहन कर लेता है। तो वैसे ही इनिशियल रिकवरी में भी और बाद में भी आज भी मेरा ये जो तीसरा कदम है कि जो चीज मैं अपनी बदौलत नहीं कर सकता, मैं सारी कोशिशें करके मैंने देख ली है, मेरे हाथ में अब नहीं बचा, तो दोस्तों जब मैं उसको अपनी समझ के ईश्वर को सौंप देता हूँ, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि तुरंत ही मैं तनाव से मुक्त हो जाता हूँ। फिर चाहे वो मेरा घरेलू मामला हो, काम धंधे का मामला हो, या और कोई भी मामला हो। आज डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने की वजह से मैं अपनी सात्विकता को तो बचा के रख ही रहा हूँ। सबसे कीमती चीज है आज सेरेनिटी, चित्त शांति, मन शांति, पीस ऑफ माइंड। ये भी कहीं तो भी इन पहले के 3 कदमों की वजह से, और खास तौर पे तीसरे कदम की वजह से मेरी जिंदगी में आज बरकरार है। तो दोस्तों जो इनिशियल डेज ऑफ रिकवरी है, ये बिल्कुल हमारी शुरुआती बुनियाद के दिन होते हैं, और यदि हमने संयम से काम लिया, ठीक तरीके से हमारा सरेंडर आता है, आगे में कोई तकलीफ नहीं होती। हर व्यक्ति ए में सफल हो सकता है, जिसकी भी शराब से दूर रहने की इच्छा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ यही है कि मैं कितना विलिंगनेस है मेरे अंदर, कितनी मेरी मन की तैयारी है इस प्रोग्राम पे चलने की, अल्कोहलिज्म से अपने आप को दूर रखने की। ये सारी चीजें इसी बात पे निर्भर करती है। आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने शुरुआती दिनों में ओल्ड टाइमरों का सहयोग लिया, प्रोग्राम का सहयोग लिया, ठीक तरीके से सरेंडर किया, और जिसका नतीजा है दोस्तों कि आज मेरी जिंदगी बहुत ही हैप्पी जॉयस फ्री है। ए में आने के बाद में शादी हुई, आज 2 बच्चे हैं। जो काम धंधा पूरा खराब हो गया था आज वो ठीक है, मैं समाधानी रह के अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, और जो सोशल बायकॉट में झेल रहा था आज उन सब लोगों ने मुझे अपना लिया है। तो ये सबकी जिंदगी में पॉसिबल है। जो भी नए भाई आए होंगे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो गड़बड़ न करे, पेशेंस से काम ले, संयम से काम ले। हमारी समस्या से बढ़कर हमारा ईश्वर है, या जो भी हम अगर ईश्वर को नहीं मानते तो जो भी हमारी हायर पावर है, यदि हम पूरी श्रद्धा उस पर रखते हैं तो सोब्राइटी के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक जो और खुशहाली है वो भी जरूर आज निकल लाती है। थैंक यू।